हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो ऑफ ड्रीम बिग क्लासेस। तो आज की ये जो वीडियो है वो है पार्ट 2 ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज। लास्ट वीडियो में हमने कंपेयरिंग क्वांटिटीज के कुछ मेथड्स डिस्कस किए थे। आज हमने पता करना है कि परसेंटेज क्या होती है और परसेंटेज कैसे हमें हेल्प करती है चीज़ों को कंपेयर करने में। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट हमने डिस्कस करना है परसेंटेज क्या है। परसेंटेज क्या होती है? द वर्ड परसेंट सिंबॉलिकली रिटन एज परसेंट मीन्स इन एवरी 100 और पर 100। कि परसेंट जो वर्ड है वो क्या है? पर सेंट, और सेंट का मीनिंग क्या होता है? 100। इट मीन्स अगर हम बोलें कि 5/100 या 5/100 तो इसका मीनिंग है कि हर 100 के पीछे वैल्यू कितनी आ रही है? 5। अगर मैं बोलूँ कि 7/100 यानी कि 7%, तो 7/100 होगा कि हर 100 के पीछे 7 वैल्यू आ रही है। ऐसे हम समझेंगे परसेंट को। नेक्स्ट है टू चेंज अ परसेंट टू अ फ्रैक्शन, राइट इट एज अ फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर 100। अगर आपको कोई परसेंट की वैल्यू दी हुई है, परसेंट की वैल्यू मतलब 7%, 50%, 25%, तो उसे आप फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे? विद द डिनोमिनेटर 100। जैसे कि 25% को हम कैसे लिख सकते हैं? 25/100। 7% को आप कैसे लिख सकते हो? 7/100। इजी। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर 100 कैन बी कन्वर्टेड टू डेसिमल एज वेल। कि जो भी फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर 100 होगा हम उसे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि डेसिमल तो लगता ही ऐसे है कि डेसिमल हम यूज कब करते हैं? जब हमें डिनोमिनेटर में जीरोस दिए होते हैं किसी नॉन जीरो डिजिट के साथ। फॉर एग्जाम्पल, इसकी हम एक एग्जाम्पल लिखेंगे। कैसे? सपोज आपके पास नंबर है 75/100, तो वो बोल रहे हैं कि आप इसे डेसिमल भी लिख सकते हो। हाँ, हम लिख सकते हैं। कैसे? 2 जीरोस है यानी कि 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगना है, तो हमने अपना एक्चुअल आंसर लिख लिया। फर्स्ट डिजिट ये होगी, सेकंड डिजिट ये होगी, 1 2, इसके बाद हमने डेसिमल लगा देना है। तो हाँ, वो सही बोल रहे हैं कि हम फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर 100 है हम उसे डेसिमल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बिल्कुल ट्रू है। क्लियर? नेक्स्ट है टू चेंज फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स टू परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100। कि फ्रैक्शंस और डेसिमल्स को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमें क्या करना है? सिर्फ उसे मल्टीप्लाई करना है 100 से। क्यों? क्योंकि परसेंट का मीनिंग क्या होता है? पर 100। कि 100 में कितनी उसकी वैल्यू है, तो हमने उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। इजी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसकी एग्जांपल है व्हेन वी से दैट अ मैन गिव्स 30% ऑफ हिज इनकम एज इनकम टैक्स। कि जब एक पर्सन 30% अपनी इनकम दे रहा है इनकम टैक्स की फॉर्म में, दिस मीन्स दैट ही गिव्स ₹30 आउट ऑफ एवरी 100 रुपीज ऑफ हिज इनकम। इसका मीनिंग है कि अगर वो 30% अपनी इनकम का दे रहा है कि वो 100 में से 30 दे रहा है। अब रुपीज है तो ऑब्वियस वो 30 रुपीज ही दे रहा है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 30% को 30% थे तो वो क्या दे रहा है? 30 आउट ऑफ 100। अब ये क्या है? रुपीज। 30 रुपीज आउट ऑफ 100। इजी। नेक्स्ट है अ बॉय स्कोर्ड 70% मार्क्स इन हिज फाइनल एग्जामिनेशन मीन्स दैट ही ऑब्टेन्ड 70 मार्क्स आउट ऑफ एवरी 100 मार्क्स। 70% मार्क्स ऑब्टेन मतलब 70%, 70 पर 100 कि 100 में से उसके 70 मार्क्स आए हैं। क्लियर? इस तरह परसेंटेज का ये मीनिंग निकलता है। क्लियर? नेक्स्ट है परसेंट एज अ फ्रैक्शन। परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं? अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में किया है कि परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं? विद द डिनोमिनेटर, क्या था डिनोमिनेटर? 100। परसेंट को कैसे लिख सकते हैं? विद द डिनोमिनेटर 100। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है 75/100। 75/100 को अब हम इस तरीके से लिख सकते हैं 75 मल्टीप्लाइड बाय 1/100 बनेगा। तो ये वही 75/100। तो ये 1 बाय जो 100 पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? 100th। जब हम डेसिमल करते हैं तब हम करते हैं ना 10th, 100th, thousands। तो ये वही है 1 बाय 100 कितना हो गया? 100th। तो हम इसे ये भी बोल सकते हैं 75 100th या 75 पर 100, और जो कि यूजुअल नेम है ही 75% भी हम इसे बोल सकते हैं। सिमिलरली 42/100 उसे हम 42 × 1/100 लिख सकते हैं। क्या होगा? 42 100ths या 42 पर 100। लास्ट में मैंने आपके लिए एक लाइन लिखी है अ फ्रैक्शन विद इट्स डिनोमिनेटर 100। कोई भी फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर कितना है? 100। सपोज 77/100। 77/100 लिखी इज इक्वल टू दैट परसेंट एज द न्यूमरेटर। अब आपके पास ये कोई फ्रैक्शन है, मैं इसे ऊपर लिख देती हूँ आपके लिए। 77/100 है, ये कोई फ्रैक्शन है विद द डिनोमिनेटर 100। अब वो बोल रहे हैं कि इसकी परसेंटेज कितनी होगी? जितना इसका न्यूमरेटर वैल्यू है जो कि है 77,
ठीक है, तो इसकी परसेंटेज कितनी होगी 77%। लेकिन ये होगा कब, जब डिनोमिनेटर कितना है 100। कोई भी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 है उसकी परसेंटेज कितनी हुई, जितना उसका न्यूमरेटर है। इजी। नेक्स्ट करते हैं हम अगली स्लाइड पे, हमारे लिए कौन सा टॉपिक है, परसेंट एज अ रेशो। परसेंट एज अ रेशो, परसेंट हम अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन रेशो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। रेशो क्या थी, जब भी हम किसी दो नंबर्स को कॉलन के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलन के साइन लगा के, जैसे ये 11 कॉलन 100। अब रेशो हमने तब बोला था कि हम रेशो को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, जैसे कि 11 रेशो 100 को हम 11/100 लिख सकते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि हम परसेंट को भी रेशो में लिख सकते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है, हमें उन्होंने दी है परसेंटेज 11%। अब 11% को हम सीधा रेशो में तो लिख नहीं सकते, हमने क्या किया, उसे सिंप्लीफाई किया। जितनी हमें नॉलेज यहाँ पे दी हुई है, उन्होंने जितना डेटा गिवन है, तो हमने क्या किया 11/100 लिख दिया। बाय 100 क्यों, क्योंकि परसेंट का मीनिंग पर 100 या पर सेंट यानी कि 100। तो अब ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन से तो हम रेशो में इजीली जा सकते हैं, फ्रैक्शन तो रेशो में इजीली कन्वर्ट हो सकती है। तो हमने क्या किया, फ्रैक्शन परसेंट को पहले फ्रैक्शन में लिखा, देन हमने क्या कर दिया, रेशो में चेंज कर दिया, है ना इजी काम। सिर्फ फ्रैक्शन में लिखना है, देन उसे चेंज कर देना है कॉलन का साइन लगा के। तो है ना इजी परसेंट, तो है ना इजी कि परसेंट एज अ रेशो कंसेप्ट। तो अभी हमने सीखा है परसेंट क्या होती है, परसेंटेज का सिंबल क्या होता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और परसेंटेज को रेशो में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वो कौन सा है देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमने क्या लिखा है, कन्वर्जन ऑफ अ फ्रैक्शन इनटू परसेंट। कन्वर्जन हमने करना है किस चीज का, फ्रैक्शन का, किसमें, परसेंटेज में। अब फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि जब भी हमने किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 100 से। क्लियर है, सिर्फ हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, फ्रैक्शन हमें दी हुई है 2/5, 2/5 मैंने लिखा, मल्टीप्लाई का साइन डाला, साथ लिख दिया 100, कि हमने 2/5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये साइन मैंने क्यों लगाया, क्योंकि हमने निकालनी क्या है, परसेंटेज। तो लास्ट जो भी आंसर आएगा उसके साथ परसेंटेज का सिंबल तो हो गई। तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में लिख दिया कि मल्टीप्लाई किससे किया, 100%, परसेंट एज अ यूनिट। क्लियर। तो इसे सिंप्लीफाई किया, 2 × 100 200 डिवाइड बाय 5, आंसर कितना आ गया 40%। 2/5 की परसेंटेज कितनी होती है, 40%। क्लियर। नेक्स्ट अब यहाँ पे है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन उन्होंने दी हुई है 1 3/2 इंटू परसेंटेज। कन्वर्ट 1 3/2 इंटू परसेंटेज। अब हमें सिंपल फ्रैक्शन तो हमने सीधे ही उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ पे उन्होंने दिया मिक्स्ड फ्रैक्शन। लेकिन सोचने वाली बात ये है तो ये भी फ्रैक्शन ही ना, कोई नई चीज तो है नहीं। तो हमने क्या करना है, इसे पहले सिंप्लीफाई कर लेना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 2 × 1 2 प्लस 3 कितने हो गए 5, दैट इज 5/2। ये मैंने यहाँ पे साइड पे लिखा है, लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देती हूँ 5/2। 5/2 आ गई। अब ये तो फ्रैक्शन हमने फर्स्ट स्टेप में भी ऐसी की है, तो अब हमने क्या करना है, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5/2 × 100 500/2, आंसर आ गया 250%। क्लियर है कि हमने कैसे चेंज करना है, फ्रैक्शन को सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना है, और लास्ट में जो भी आपकी वैल्यू है उसके साथ परसेंट का सिंबल लगा देना है। क्लियर। आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे हम परसेंट, लेकिन आ क्या गया प्रॉफिट एंड लॉस। ये थोड़ा बिजनेस वाला नहीं आ गया कंसेप्ट। अब हमने क्या करना है, हमने चेक करना है, हमने स्टडी करनी है कि परसेंट जो है वो प्रॉफिट और लॉस के केस में कैसे एप्लीकेबल है, कि यहाँ पे वो कैसे यूज होती है। अब प्रॉफिट क्या होता है, पहले हमें ये पता करना पड़ेगा, लॉस क्या होता है, और प्रॉफिट होता क्या है, कैसी वो सिचुएशन होती है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमें इस कंडीशन सिचुएशन पे प्रॉफिट हुआ है और हमें इन कंडीशंस पे लॉस हुआ है। तो पहले हमें ये सारा कुछ स्टडी करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं स्टडी 1 by 1, क्या क्या टर्म्स आएंगे आगे। In our day-to-day life, we buy goods from the shopkeepers in the markets, which they buy either directly from manufacturers or wholesalers. रोज हम कुछ ना कुछ आर्टिकल्स बाय करते हैं, कोई पेन, कोई क्लोथिंग, कोई मोबाइल, कोई शूज, कोई वॉच, कोई कुछ भी, कोई भी आर्टिकल हम बाय करते हैं, हम शॉपकीपर के पास जाते हैं। लेकिन वो शॉपकीपर भी तो वो सामान किसी से लेके ही आता होगा, या तो वो सीधा मैन्युफैक्चरर यानी कि जो कंपनी उसे बना रही है, जो कंपनी उसे बना रही है उससे लेके आता होगा, या उनके आगे जो होलसेलर्स होते हैं वो उनसे बाय करते हैं।
और ऐसे ही होता है, हमें ज़रूरत है, हम शॉपकीपर के पास जा रहे हैं, लेकिन शॉपकीपर ने भी आगे सामान बेचना है, वो भी तो किसी से खरीदेगा ही, ठीक है जी। तो वो इस तरह मैन्युफैक्चरर से या फिर होलसेलर से खरीदते हैं। अब आगे मैंने क्या लिखा है, द शॉपकीपर सेल गुड्स एट रेट दैट इज हायर देन द रेट एट विच दे बॉट दैम। शॉपकीपर जो है ज़्यादातर टाइम क्या करते हैं कि जिस प्राइस पे वो खरीदते हैं ना आर्टिकल, सपोज उन्होंने एक पेन खरीदा था 7 रुपीज़ का, उन्होंने एक पेन सीधा मैन्युफैक्चरर या फिर होलसेलर से खरीदा है 7 रुपीज़ का, लेकिन वो हमें कितने का सेल कर रहे हैं, 10 रुपीज़ का। ऐसे ही होता है, हम 10 रुपीज़ या फिर 5 रुपीज़ का पेन लेते हैं, ठीक है। तो उसकी एक्चुअल प्राइस 5 या 10 नहीं होती, वो उससे भी कम होती है। शॉपकीपर जो है वो उससे बढ़ा के देते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें भी कुछ अपनी पॉकेट में डालनी है मनी, ऐसे तो नहीं है कि जितने में लिए उतने में वो बेच देंगे। तो उस तरह की कंडीशन जब शॉपकीपर जो है जितने प्राइस पे उसने ली है एक आर्टिकल, उससे ज़्यादा पे बेचता है, तब उसे क्या होता है, उसका तो फायदा हो रहा है, लेकिन हमें तो ऐसा लग रहा है ना कि हाँ अब हमें पता चल रहा है कि हमारा नुकसान हो रहा है 3 रुपए का, कि हम उसे 3 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, लेकिन हमने उसे 10 रुपए में ही हमें खरीदना पड़ता है, क्योंकि उसने भी कुछ कमाना है, ठीक है। तो अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं आगे कि द प्राइस एट विच अ शॉपकीपर बाइज द गुड्स इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस। द प्राइस एट विच द शॉपकीपर बाइज द गुड्स इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस, कि वो प्राइस जिस प्राइस पे शॉपकीपर आर्टिकल खरीद रहा है फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स या फिर होलसेलर्स, उसे क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। क्लियर है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जो प्राइस शॉपकीपर ने दिया है, क्लियर है। नेक्स्ट है कॉस्ट प्राइस की मैंने डेफिनेशन अगेन लिखी है, द मनी पेड बाय शॉपकीपर्स टू बाय अ गुड फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और अ होलसेलर is called the cost price of shopkeeper and is abbreviated as CP। कॉस्ट प्राइस को हम कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, CP, C फॉर कॉस्ट, P फॉर प्राइस। क्लियर है, क्यों इतना बड़ा नाम लिखना, हमने उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी है CP। देन सेलिंग प्राइस, अब शॉपकीपर ने तो अपना आर्टिकल बाय कर लिया, अब वो सेल भी तो करेगा, खरीदेगा कौन उसे, सेल वो किसे करेगा, अब हमें, कस्टमर्स को, ठीक है। अब जो प्राइस कस्टमर उसे दे रहे हैं, जो प्राइस कस्टमर उसे दे रहे हैं, यानी कि हम जो दे रहे हैं, जो वो हमसे ले रहा है, वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस। इसकी डेफिनेशन क्या होती है देखेंगे, द प्राइस एट विच अ शॉपकीपर सेल्स द गुड्स इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर, एब्रीविएटेड एज SP। जिस प्राइस पे शॉपकीपर हमें आर्टिकल बेच रहा है, हमें आर्टिकल सेल कर रहा है, जिस प्राइस पे उसने खरीदे थे वो था उसका कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे वो हमें बेच रहा है वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस। और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी फिर, SP। उसकी थी कॉस्ट प्राइस CP, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है तो SP, इजी। और ये लिखना कैपिटल SP से है, जैसे कि SP और CP, ये है सेलिंग प्राइस, ये है कॉस्ट प्राइस, ओके। देन है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या होता है, जब शॉपकीपर जो है, इतनी तो हमें इंफॉर्मेशन है ही कि प्रॉफिट हमें कब होता है, जब हमें ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, जितनी उसकी किसी चीज़ की वैल्यू है उससे ज़्यादा कुछ मिल जाए, ठीक है। अब कैसे मिलेगा, शॉपकीपर ने वो पेन कितने का खरीदा था, 7 रुपीज़ का, लेकिन हमें उसने कितने का बेचा है, 10 रुपीज़ का, तो उसे तो एक्स्ट्रा मिले ना 3 रुपीज़, हमारी तरफ से हमारा एक तरह से लॉस हो रहा है, लेकिन फॉर द शॉपकीपर उसका तो प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि उसने 3 रुपीज़ एक्स्ट्रा कमा लिए। तो उसे, इसकी डेफिनेशन फिर क्या होगी, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, कि SP इज ग्रेटर देन CP। सेलिंग प्राइस उसने हमें बेचा कितने का है, 10, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 7, ऑब्वियसली बड़ा ही है। और फिर उसका प्रॉफिट कितना हुआ, उसे एक्स्ट्रा पैसे कितने रुपीज मिले हैं, 3 रुपीज का उसे प्रॉफिट मिला है। प्रॉफिट हुआ कब है, जब उसने सेलिंग प्राइस बढ़ा के दिया है। प्रॉफिट हुआ कब है, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा है, ऐसे ही है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बना, SP माइनस CP। अब SP में से क्यों हुआ, क्योंकि सेलिंग प्राइस की वैल्यू बड़ी है, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू हमने माइनस कर दिया। अब अगर हम इस फॉर्मूला को रीअरेंज करें और यहाँ से SP और CP की वैल्यू निकालें, तो वो क्या आएंगी, SP की है प्रॉफिट प्लस CP रीअरेंज करके, और CP की वैल्यू कितनी आई है, SP प्लस माइनस प्रॉफिट। क्लियर है, तो ये था प्रॉफिट, कि जब शॉपकीपर जो है वो सेलिंग प्राइस बढ़ा के दे हमें कॉस्ट प्राइस से। क्लियर, ये प्रॉफिट शॉपकीपर का होगा, हमारा नहीं होगा, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट है लॉस। अब लॉस, प्रॉफिट लॉस,
ये हमेशा ऑपोजिट होते हैं। प्रॉफिट में शॉपकीपर को फायदा हो रहा है, लॉस में उसको नुकसान हो रहा है। अब ये होगा कैसे? इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस। अब अगर सेलिंग प्राइस कम है इट मीन्स कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, यानी कि CP माइनस SP होगा, फिर यही होगा। अगर ये ज्यादा है तो इसी में से हम माइनस करेंगे। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? लॉस की। अब ये कैसे होता है? आपने ना बहुत एक एक्सपेंसिव कोई आइटम ले ली, फॉर एग्जांपल आपने 15,000 की का कोई फ़ोन ले लिया, सपोज 15,000 का कोई फ़ोन ले लिया आपने, लेकिन विद द टाइम जो है ना उसमें कोई अपडेट नहीं हुई, कोई भी अपडेट नहीं हुई। अब वो फ़ोन आपके किसी काम का नहीं है, आप सिर्फ उसे कॉल्स के लिए रख लो। लेकिन आज के टाइम में सिर्फ कॉलिंग के लिए तो फ़ोन कोई रखता नहीं है, उसे बहुत सारे ऐप्स यूज़ करने होते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन यूज़ करनी होती है। तो उसने क्या किया इस चक्कर में, क्योंकि इसमें कोई अपडेट नहीं आ रही, उसे बेच दिया। अब उस फ़ोन में कोई भी ढंग का फीचर नहीं है, तो क्या जो बायर होगा, जो नया जिसे वो बेचेगा बंदा, तो क्या वो उसके ज़्यादा पैसे देगा हमें? नहीं ना। तो फिर वो क्या करेगा? जितनी उसकी एक्चुअल अमाउंट है ना वो भी देने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में उसमें कोई मॉडिफिकेशन हो ही नहीं सकती, अपडेट कोई हो ही नहीं सकती। तो वो क्या करेगा? किसी ऐसे बंदे को दे देगा जिसे ज़रूरत भी है, और वो इस चक्कर में अपना नुकसान भी कराएगा। क्यों? क्योंकि उसे ज़रूरत है, वो ले तो लेगा वो फ़ोन, लेकिन फिर वो बार्गेन करेगा कि नहीं इसमें तो कोई फीचर्स भी नहीं है, कुछ नहीं है, ना ही इसमें कोई अपडेट होगी, मैं ले लूँगा लेकिन मुझे 15,000 से भी कम में चाहिए। फ़ोन वो ले रहा है, आपकी प्रॉब्लम दूर कर रहा है वो कि मुझे अपना फ़ोन दे दो, लेकिन आपका जो वैल्यू है, जो आपको मनी की वैल्यू थी, वो अब आप कम करके उसे दे रहे हो। क्यों? क्योंकि फ़ोन आपके काम का भी नहीं है, उसके तो चलो कॉलिंग के लिए वो कर ही लेगा यूज़, ठीक है। तो उस केस में आपने जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस थी उससे कम में बेचा है, जैसे कि कॉस्ट प्राइस आपके लिए कितनी थी? 15,000, लेकिन आपने बेच कितने में दिया है उसे? 12,000। तो ये तो केस उल्टा ही है। अब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस उससे भी कम है, तो यहाँ पे लॉस ही हो रहा है। खरीदा ज़्यादा में था और बेच कितने में रहे हो? 3,000 कम, 13, 14, 15, 3,000 में कम है। तो ये कौन सी कंडीशन होती है? लॉस की। इसमें हम CP में से SP माइनस करते हैं, क्योंकि CP जो है वो लार्जर होती है। और इस फॉर्मूला को अगर हम रीअरेंज करें तो हमारे पास SP के लिए फॉर्मूला आता है CP माइनस लॉस, दैट इज कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। और CP की कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी आती है? लॉस प्लस सेलिंग प्राइस। यहाँ पे मैंने दिया हुआ है लॉस प्लस सेलिंग प्राइस। क्लियर है? ये था प्रॉफिट और लॉस का कंसेप्ट। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं सॉल्व करने के लिए, ताकि ये जो हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा है, प्रॉफिट, लॉस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ये हमें अच्छे से क्लियर हुआ भी है कि नहीं। इसकी 2 एग्जांपल्स कर लें, हमें अभी पता चल जाएगा कि हाँ कंसेप्ट क्लियर हुआ भी है कि नहीं। कॉस्ट प्राइस हमें उन्होंने दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ₹1200 और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1350। अब आप मुझे ये बताओ कि इज दिस अ केस ऑफ प्रॉफिट और लॉस? कॉस्ट प्राइस 1200 है, SP जो है वो 1350 रुपीज है, तो ये प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? कैसे पता करेंगे? पता हम ऐसे करेंगे कि हमने अभी लिखा था कि प्रॉफिट में क्या होता है? सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन CP। तो हमने ये चेक कर लेना है कि यहाँ पे ये कंडीशन जो है वो अप्लाई हो रही है कि नहीं। सेलिंग प्राइस देखा 1350 है और यहाँ पे कितना है? 1200। तो ये तो क्लियरली विजिबल है कि सेलिंग प्राइस लार्जर है। तो ये किसका केस हुआ? प्रॉफिट का कि लॉस का? प्रॉफिट का। तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है वो भी हमने कैलकुलेट करना है, दैट इज SP माइनस CP। सेलिंग प्राइस कितना था? 1350 और ये कितना था? कॉस्ट प्राइस 1200, तो कितना आ गया? 150 रुपीज। रुपीज 150 का जो है वो हमें प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है? प्रॉफिट कैसे हुआ? क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा थी, इट मीन्स हमें प्रॉफिट हुआ है। कितने का हुआ है? 150 का। क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल है, इफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹1200 एंड लॉस इज इक्वल टू ₹50। अब हमें उन्होंने ये नहीं पूछा कि प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, उन्होंने क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है इस क्वेश्चन को। क्या किया उन्होंने हमें सेलिंग प्राइस दे रखी है जो कि कितनी है? ₹1200 और लॉस कितना हुआ है?
वो हमें दिया हुआ है ₹50। ठीक है जी, उन्होंने सेलिंग प्राइस दे दिया, लॉस दे दिया और पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पता करना है कि वो थी कितने की, जो उसे लॉस इतने का हुआ है, और जब उसने बेची कितने पे, 1200 की। 1200 की उसने बेची, 50 रुपए का उसका नुकसान भी हो गया, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। करना क्या है, क्या हमने स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, हमें जो मेन फॉर्मूला है ना लॉस का, हमने सिर्फ वो लिखना है। तो लॉस का फॉर्मूला क्या था, CP माइनस SP। अब लॉस की वैल्यू गिवन है, CP अननोन है, SP हमें वैल्यू गिवन है। लॉस की वैल्यू कितनी है, 50, CP की वैल्यू अननोन है, हमने एज इट इज लिख देनी है, SP कितना है 1200। अब जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसे उसी प्लेस पे रहने दो, बाकियों को शिफ्ट कर दो, या तो इधर साइड या तो उधर साइड। तो 50 यहाँ पे है, मैंने CP को रिप्लेस नहीं किया, उसे फिक्स कर दिया है। 1200 को मैंने ट्रांसपोज किया, तो यहाँ पे आ गया ये प्लस 1200 CP, और यहाँ पे आया 1250 रुपीज इज इक्वल्स टू CP। यानी कि कॉस्ट प्राइस थी हमारी 1250, उसने बेचा कितने पे, 1200 पे, यानी कि 1250 का प्राइस था उसका कॉस्ट प्राइस, और बेचा उसने कितने पे, 1200 पे। तो ऑब्वियसली 50 रुपए कम किए हैं, तो वो कितने हो गए, लॉस हो गया उसका। तो ये हमारे पास केस था। तो इस तरह जरूरी नहीं है कि सम हमेशा मेन फॉर्मूला पे ही आए, कि प्रॉफिट का फॉर्मूला ये होता है तो वो आपको SP-CP दे देंगे, फाइंड इट्स प्रॉफिट और लॉस। नहीं, ट्विस्ट करके भी आपको स्टेटमेंट्स दे सकते हैं वो, कि CP दिया होगा, प्रॉफिट दिया होगा, SP पता करो, या फिर इस तरह कि लॉस दिया होगा, CP पता करो। कुछ भी, कोई भी पैरामीटर वो पूछ सकते हैं आपसे। तो हर एक सिचुएशन के लिए बी प्रिपेयर्ड। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। आ गया ना, अब पहले हमने सिर्फ परसेंट पढ़ी है, देन प्रॉफिट लॉस पढ़ा है, अब दोनों कंबाइन हो गए, कैसे, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। क्लियर है। अब हमने ये कैसे करना है कि प्रॉफिट तो हमें निकालना ही आता है, अब सिर्फ उसकी परसेंटेज निकालनी है। और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए हम उस नंबर के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते हैं 100, और लास्ट में जो आंसर आया उसके पीछे लगा देते हैं परसेंट का साइन। इसी तरीके से करते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज। अभी हमने यही डिस्कस किया है कि प्रॉफिट और लॉस को भी परसेंटेज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज ऑलवेज, यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन दी कॉस्ट प्राइस। ये मैंने अच्छे से हाईलाइट कर दी है कि प्रॉफिट और लॉस दोनों जो है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट किए जाते हैं, कि जितनी कॉस्ट प्राइस है हम उससे एक रेफरेंस मानते हैं कि कॉस्ट प्राइस इतनी है, अगर ज़्यादा, उससे ज़्यादा की सेल कर दी तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। अगर उससे कम की सेलिंग कर दी तो वो क्या हो जाएगा, लॉस। यानी कि उस पर डिपेंड है कि उसकी वैल्यू कितनी है। अगर 50 रुपीज़ की आपने कोई आर्टिकल बाई की है, अगर आप उसे बेच रहे हो 100 का, तो वो क्या होगा, 50 से 100 गया है, यानी कि SP जो है वो ग्रेटर है, तो वो क्या हो गया, प्रॉफिट। और अगर CP 50 है सेम, लेकिन आप बेच उसे रहे हो 30 रुपीज़ में, 30, तो वो किस कौन सी सिचुएशन है, लॉस का। क्योंकि ज़्यादा से आप कम पे आ रहे हो, CP इज ग्रेटर देन SP। डिपेंड किस पे किया, कंपेयर किससे किया, CP से किया ना दोनों केसेस में। इस कारण जो है ये दोनों कंडीशंस में, प्रॉफिट और लॉस में, CP जो है, कॉस्ट प्राइस जो है वो मेन फैक्टर है, और इसी पे प्रॉफिट और लॉस की परसेंटेज कैलकुलेट होती है। क्लियर है ये पॉइंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैंने फॉर्मूला लिखा है कि प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट की परसेंटेज, जिसकी परसेंटेज निकालनी है वो लिख दिया, साथ में परसेंटेज का साइन डाल दिया। कैसे, अभी हमने बोला है कि प्रॉफिट और लॉस जो है वो CP के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू प्रॉफिट, किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, यानी कि किसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है, कॉस्ट प्राइस पे। ये हो गया, ठीक है। अब परसेंटेज निकालनी है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, बन गया फॉर्मूला। प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है तो वो ऊपर है, किस पे डिपेंड करती है वैल्यू, कॉस्ट प्राइस पे, वो यहाँ पे आ गया। परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100, इजी। सिमिलरली लॉस का भी ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे लॉस आ जाएगा, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, नीचे CP मल्टीप्लाइड बाय 100, इजी। अब ये जो मैंने अलग लिखे हैं इसका मीनिंग क्या, ये जो मैंने अलग लिखे हैं कि मैंने प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 एक फॉर्मूला दे दिया, लॉस अपॉन CP इंटू 100 एक और फॉर्मूला दे दिया, लेकिन मैंने SP माइनस CP, CP माइनस SP क्यों लिखा है।
कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको डायरेक्ट प्रॉफिट या लॉस की वैल्यू नहीं दी होती, उन्होंने आपको सिंपल कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस की वैल्यू दी होती है। उस केस में आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब ये फॉर्मूला बना कैसे है, प्रॉफिट था, मैंने उसकी जगह क्या रिप्लेस किया है, एसपी माइनस सीपी। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, तो मैंने सिर्फ उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और कुछ नहीं किया। ऐसे ही है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, एसपी माइनस सीपी, मैंने प्रॉफिट की जगह वो लिख दिया, सारा फॉर्मूला सेम है। लॉस की जगह सीपी माइनस एसपी कर दिया, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है। तो हम दोनों में से अगर सीधी प्रॉफिट की या लॉस की वैल्यू गिवन है तो आप फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये वाला, दोनों का फर्स्ट। और अगर एसपी सीपी की इंडिविजुअल गिवन है तो आप ये फॉर्मूलाज यूज कर सकते हो। क्लियर है जी? ओके, अब इसकी एक एग्जांपल डिस्कस कर लें। कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस, कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस, कि पहले कैलकुलेट करो कि प्रॉफिट है या फिर लॉस, एंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट इन द फॉलोइंग केस, कि ये जो नीचे केस दिया हुआ है हमने इसमें पहले पता करना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, और फिर बाद में चेक करना है उसकी प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। क्वेश्चन क्लियर है, करना क्या है? चलिए, गिवन क्या है, कॉस्ट प्राइस जो है वो है ₹332, सेलिंग प्राइस कितना है, ₹350। अब आप मुझे बताओ कि आपको ये कौन सी कंडीशन लग रही है, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी या फिर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी? आप मुझे बताओ, 2 सेकंड सोच लो अगर सोचना है, लेकिन आप मुझे बताओ कि क्या होगा, कौन सी सिचुएशन है, पहली या दूसरी? करते हैं चेक। सीपी कितना है, 332, और एसपी कितनी है, 350। कौन सी बड़ी है, यही बड़ी है। इट मीन्स ये वाली कंडीशन जो है वो यहाँ पे फॉलो हो रही है, अप्लाई हो रही है, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। और जब एसपी ज्यादा हो तो फिर वो क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस? ज्यादा पैसों में आप बेच रहे हो किसी चीज को, कोई आर्टिकल, तो आपका प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? ऑब्वियसली प्रॉफिट ही होगा, ज्यादा पैसे आएंगे जेब में। तो ये किस चीज का, कौन सा केस है, प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, फर्स्ट इसका आंसर आ गया, प्रॉफिट हो रहा है। कैसे पता करेंगे कितना हो रहा है, इन दोनों को माइनस कर देंगे, ₹350 माइनस ₹332, आंसर कितना आ गया, 81 रुपीज 18, दैट इज ₹18 का आपको प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है? लेकिन उन्होंने साथ ही में पूछा है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है। अब उन्होंने तो परसेंटेज पूछी थी प्रॉफिट या लॉस की, अब प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट की परसेंटेज निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू जितना प्रॉफिट हुआ है वो अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट आपको कितना हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है, यहाँ से हम देख सकते हैं 18, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 332, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं आगे, 2 के टेबल पे 9, 2, 6, 6, उसके बाद 900/166 परसेंटेज। अब आपके पास जब आप सॉल्व कर रहे होगे, कैलकुलेटर होगा, आप डिवीजन कर सकते हो, आपने पूरा सॉल्व करना है, लेकिन मैं यहाँ पे आंसर यहीं पे छोड़ रही हूँ। ठीक है, यानी कि हमने सिर्फ मेथड डिस्कस करना था, सॉल्व कैसे करते हैं, लेकिन आपने प्रॉपर सिंप्लीफाई करना है, लास्ट तक आंसर निकालना है, और जो भी आपकी लास्ट में वैल्यू आई उसके साथ परसेंटेज का सिंबल जरूर लगाना है, अदरवाइज आपका हाफ मार्क डिडक्ट जरूर होगा, क्योंकि परसेंटेज के सिंबल के बगैर कोई नहीं समझ पाएगा कि ये आपने परसेंटेज लिखी है। वो सिंबल ही रिप्रेजेंट करता है कि ये परसेंटेज है। क्लियर है? अदरवाइज वो एक सिंपल फ्रैक्शन है। क्लियर है जी? तो ये था हमारा टॉपिक, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है, परसेंटेज क्या होती है, उसकी रिप्रेजेंटेशन कि वो फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, रेशो में कैसे लिख सकते हैं, फिर हमने पढ़ा प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, और ये परसेंटेज के साथ कैसे रिलेटेड है। क्लियर है? ये 3-4 टॉपिक हमने किए हैं आज के इस वीडियो में, आज के लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस करना है पार्ट 3 में हमारे क्या क्या टॉपिक्स होंगे। इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट वो नहीं दिलचस्पी वाला, ये वाला नहीं, कि मैथमेटिक्स में या फिर बैंकिंग वगैरह में जब आप कोई लोन वगैरह लेते हो, कोई पैसे बोरो करते हो, तो इंटरेस्ट जब देते हो या बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, या ठीक है, ये लेने देने का पैसे जो इंटरेस्ट होते हैं, वो केसेस हमने पढ़ने हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हमने वो 2 टॉपिक कवर करने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आई होप
आज की ये जो वीडियो है, आज की वीडियो में जो हमने कंटेंट डिस्कस किए हैं, कंटेंट कवर किए, वो आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई भी ऐसा डाउट है जो आपको अभी भी लग रहा है कि नहीं मुझसे नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आप मुझे पूछ सकते हो इन द कमेंट बॉक्स। तो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। So keep practicing and do follow, like and share our channel Dream Big Classes.